खां या बृजकिशोर बिंद कौन है बेस्ट दोनों में से? बृजकिशोर बिंद जी बेस्ट सीएम ऑफ बिहार, पीके, नीतीश या फिर तेजस्वी? बीजेपी। ओके। वोट चोरी मुद्दा है, को सुधारने के लिए आम घरों को बर्बाद करने में इसका अहम रोल होता है। भ्रष्टाचार मुक्त हो, अफसरशाही मुक्त हो, इन सारे मैनिफेस्टो को लेकर के ब्राह्मण जाति के लड़ रहे हैं या फिर सारी जाति को इंक्लूड करके आप एक साथ चलना चाहते हैं? हमारे साथ सबसे ज्यादा हमारे जो अगल बगल दिखाई देते हैं मेरे समाज के लोग होते हैं, मैं उनको स्वीकार भी करता हूँ। लेकिन मैं सबका किसी कारणवश भाजपा से टिकट कटा नहीं कटा वो अलग मैटर है, लेकिन बिहार अपने आप एक महान राज्य है। तो अगर आप अभी से, जबकि आप विधानसभा के सिर्फ एक प्रत्याशी हैं, वही आपके साथ 10 गाड़ियों का जब कारवा जाएगा तो लोग पूछ सकते थे कि है कौन। तो ये इलेक्शन है वो एक शो ऑफ में रह चुका है, मतलब रह गया है। अगर आप नहीं जीते तो जनता की सेवा नहीं करेंगे। सदैव करता विधानसभा को दिखाना चाहता था या वो नहीं ज्वाइन करके आपने निर्दलीय को। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ श्रुति और आज के इस स्पेशल और एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट चुनावी गुफ्तगू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस हमारे स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है आकाश रंजन जी, जो कि चैनपुर विधानसभा 206 एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। आकाश जी, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं चैनपुर विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे इस बार सुनहरा मौका देने की मैं आप सभी से अपेक्षा भी करता हूं। मैं सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। सर, इस बार बिहार विधानसभा इलेक्शन में सभी पार्टी कैंडिडेट्स अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ बाहर आ गए, ठीक है, लेकिन इस बार जनता सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी चाहती है। तो आपका सबसे बड़ा मैनिफेस्टो क्या है इस बार विधानसभा इलेक्शन को लेकर? जैसा कि आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि जितने सभी प्रत्याशियों का या सबका, हमारा, उनका, किसी का, सारे प्रत्याशियों का एक ही मैनिफेस्टो होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन और विकास, किसी भी तरह से विकास होना। तो मेरा जो मेजर मैनिफेस्टो है, जिस चीज को मैं डिजर्व कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जिस बदहाली से मैं जिससे परेशान हूँ, वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का जो अफसरशाही है उसको सुधारने के लिए, नशाखोरी में जो तमाम तरीके के नशीले पदार्थ हमारे विधानसभा में या बिहार में आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है, लोग उपयोग कर रहे, सेवन कर रहे हैं, उससे नशा मुक्त करने के लिए। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी बढ़ते ही जा रहा है, भ्रष्टाचार इन द सेंस ऑफ की घूसखोरी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और विकास से हटके ये मैनिफेस्टो जो है, ये कहीं ना कहीं विकास को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पहुंचाते हैं, आम घरों को बर्बाद करने में इसका अहम रोल होता है। तो हम लोग युवा होने के नाते ऐसे कई मैनिफेस्टो रेडी किए हैं जिसमें कि हर एक युवा को शिक्षित करने के लिए संकल्पित है कि घर का बच्चा, एक छोटा बच्चा भी जब निकले तो उसके पास शिक्षा का एकदम बहुत बड़ा हब मिले, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिससे कि गार्जियन भी संतुष्ट रहे और जो युवा या जो स्टूडेंट्स निकले उसको सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण मिले, नशा मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, अफसरशाही मुक्त हो। इन सारे मैनिफेस्टो को लेकर के हम लोग अपने बिहार विधानसभा में, चैनपुर विधानसभा को खास करके, इसको पहल करने के लिए हम लोग काम करेंगे। मोस्टली बिहार के इलेक्शन को एक कास्ट वोटर कम्युनिटी के बेस में देखा जाता है, नो डाउट। तो आपके हिसाब से आप ये चुनाव अपने प्रखंड में, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप ब्राह्मण जाति के लड़ रहे हैं या फिर सारी जाति को इंक्लूड करके आप एक साथ चलना चाहते हैं? देखिए, मैं जब स्टूडेंट टाइम पे था तो मेरा जब नाम नॉमिनेट करना था डायरी में, मतलब हम लोग के रजिस्टर में, तो उस टाइम पे मेरा नाम आकाश पांडे है, नो डाउट। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो आकाश रंजन है। तो मैं पढ़ाई की तरफ माने जात पात को दूर कर दिया था। और जब मैं कॉलेज लाइफ में गया था तो कुछ समय के लिए मेरा रूम पार्टनर जो था वो एक धोबी कास्ट से था, रजक था। मैं ये सब जानता ही नहीं था कि रजक धोबी होता है, जो कुछ भी होता है। तो घर पे तो थोड़ा सा मेंटेलिटी ऐसा है कि नहीं, रजक के साथ नहीं रहता है या फिर थोड़ा सा उसमें भेदभाव रखो, लेकिन मेरे अंदर ये मेंटेलिटी कभी नहीं है। मैं उसके साथ लंबा सफर तय किया। मैं मतलब नहीं, स्टूडेंट लाइफ में जो व्यतीत किए होते हैं वो कास्ट से बिल्कुल हट के होते हैं, जो मैंने जिस कॉलेज से अध्ययन किया है। बाकी कॉलेजों की मैं बात नहीं जानता, तो उसको देखते हुए मैं कास्ट से बिल्कुल दूर हूँ। नो डाउट कि सभी लोग जातीय समीकरण पे लड़ते हैं। हमारे समाज के लोग हमारे साथ सबसे ज्यादा, हमारे जो अगल बगल गिर दिखाई देते हैं, मेरे समाज के लोग होते हैं, मैं उनको स्वीकार भी करता हूँ। लेकिन मैं सभी के लिए लड़ाई लड़ा हूँ। मैं कोई जात पात, कोई दल पार्टी से हटके, मैं शुरू में ही बोला था कि मैं इस चुनाव को जात पात
और दल बल से हट करके, पार्टी दल से हट करके इस चुनाव को लड़ने का तैयारी किया हूँ। आपके अकॉर्डिंग कास्टिज्म क्या होता है इलेक्शन के अगर थ्रू देखा जाए तो? इलेक्शन के थ्रू देखा जाए तो पार्टियां जो टिकट बांटती है ना, सब कास्टिज्म के आधार पर बांटती है। यहाँ देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैनपुर विधानसभा में बृजकिशोर बेन जी भाजपा के नेता थे, उनका किसी कारणवश भाजपा से टिकट कटा नहीं कटा वो अलग मैटर है, लेकिन जैसे उन्होंने लगा कि हमें टिकट यहाँ से नहीं मिलेगा, वो पार्टी का चेंज कर देते हैं, पार्टी का बदलायन करते हैं, और दूसरी पार्टी उनको, हमें जहां तक लग रहा है, टिकट इसी आधार पे दिया है कि उनकी जाति की संख्या यहाँ ज्यादा थी, जिस आधार पे उनको टिकट देने का ऐलान किया था कि आपको टिकट मिल जाएगा, आश्वासन दे दिया जाता है, और उसी आधार पर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। तो ये बिहार को पूरे जातिगत समीकरण में बांट दिया गया है। और देखिए, जातीय जनगणना चल रहा है तो उसका विरोध हुआ भी। जातीय जनगणना कराओ, जनगणना का वो नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना पे आम जनमानस को जो बांटने की विचारधारा है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के रोगों शरीर में ब्लड रेड ही होता है, जैसा हम लोग जानते हैं। तो आम जो जनमानस है, सब एक समान, एक समकक्ष है। तो कास्टिज्म मेरे लिए फैक्टर नहीं है। ओके, ऑन योर पॉइंट, अगर हमें बिहार को डिस्क्राइब करना होगा एक वर्ड में या फिर थोड़ा इलेबोरेट करके, तो आप कैसे करेंगे? बिहार अपने आप में एक महान राज्य है। यहाँ से तमाम महान विभूति पैदा हुए हैं और भारत देश के लिए जो कि काम आए हैं, और आगे भी हम जैसे युवा और कई ऐसे साथी हैं जो कि बिहार को आगे ले जाने में काम करते हैं। आप भी जानते होंगे कि मोस्टली जो यूपीएससी और बीपीएससी या जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, या फिर आईटी पीएमटी, तो उसमें मोस्टली लड़के बिहार के क्वालिफाइड करते हैं। तो बिहार के पास तो माइंड है, और शार्प माइंड है। बस ये है कि उसको किस वे में हम लोग ले जाके यूटिलाइज करें, ये मेजर फैक्टर है। जिस वे में हम लोग लेके चलेंगे, उसको टॉप पे जाएंगे। तो बिहार मेरा अपने आप में महान है। बिहार की जनता को या फिर पूरे देशवासियों को अगर आपका एक कोई छोटा सा मैसेज देना हो तो आप वो क्या देंगे? मैं युवा होने के नाते सभी देशवासियों से और सभी बिहार वासियों से एक बार अपील करना चाहता हूँ कि यदि एक युवा मैदान में आता है चुनाव लड़ने के लिए, या युवा किसी भी क्षेत्र में आगे की ओर जाने का प्रयास करता है, तो आप यंग एज में हो, एडल्ट एज में हो या एंसेस्टर हो, आप सभी उसको प्रोत्साहन दें, उत्साहित करें, उसका मनोबल को बढ़ाएं और उसको आगे पीक तक जाने का मौका दें। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक युवा जो है वो भारत देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कम उम्र में करने का जुनून होता है, और जब वो टॉप पे जाएगा तो अपने चीजों को काफी विस्तार कर चुका होगा। इसलिए सब बिहार वासियों से और भारतवासियों से युवा होने के नाते मैं अपील करूंगा कि युवाओं को हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी करने दिया जाए, उन्हें रोका ना जाए किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि जो मैं झेल रहा हूँ, मेरे साथ जो बीत रहा है, मैं उसी बीती के आधार पर आपसे साझा कर रहा हूँ। कम समय में जिस जनता के बीच जा रहा हूँ, अपनी बातों को मैं जो उनके समकक्ष रख रहा हूँ, तो मुझे सुनते हैं। वही मेरा सबसे बड़ा आत्मबल है, और मैं उसी को अपनी क्षमता के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे अंदर क्षमता है कि मैं ये सारी चीजें पॉसिबल कर लूंगा, या चुनाव लड़ने के द्रव्यमान में, या चुनाव जीतने के बाद भी। बट आज के टाइम में सिर्फ बोलना ही सब कुछ तो नहीं होता है ना, उसके लिए कुछ आपके पास करने के लिए होना चाहिए। अगर आप आज विधानसभा की आप इलेक्शन में आप खड़े हैं, ठीक है, अगर आप जीतते हैं तो आप जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे कि आप ऐसा क्या करेंगे हमारी जनता के लिए? क्योंकि बोलना तो बहुत कुछ नहीं होता है। देखिए, जब आदमी कभी सच बोलना दो प्रकार का बोलता है, एक सच बोलना, एक झूठ बोलना। तो जो झूठ बोलना होता है उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है, और जो सच बोलेगा वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अनस्क्रिप्टेड बोलेगा, अपने दिल की बात बोलेगा। मैं उसके आधार में बता रहा हूँ कि मैं जिस चीज के लिए लड़ने आया हूँ, जो मेरा मुद्दा है, जिस विकास की मैं बात करने आया हूँ, मैं उसको करने के लिए अभी भी तत्पर हूँ और सदैव तत्पर रहूंगा। अब ये आप बात सही बोले हैं कि आप क्या भरोसा, आप भी जीतने के बाद ऐसा होगा, तो ये तो किसी भी कैंडिडेट्स पे ऐसा भरोसा नहीं कि जो कि जीतने के बाद ये करे ना करे। तो वो जनता उसकी पहचान करेगी, वो मुझे परखेगी, मेरे बातों को सुनेगी। जब तक मैं बोलूंगा ना, मुझे जानेगा कहाँ से। इसलिए मैं अपनी क्षमता को बताना चाहता हूं। जनता तो अपने भरोसे पे सबको वोट देती है। आज आप पे भरोसा करके आपको वो वोट देगी, कल किसी और पार्टी को भरोसा करके वोट देगी। बट मेन पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि आप जनता का भरोसा जीतने के लिए आपने अभी तक क्या किया? बिल्कुल सही। जनता का भरोसा जीतने के लिए मैं जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहा हूँ, अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ, और उनसे मैं
पार्टी विशेष पे विशेष बात करना चाहता हूं कि जितने कैंडिडेट्स का आपने चयन किया अभी तक, जो पूर्व के 20 साल बीते हमारे होश में, उस बदहाली पे बात कर रहा हूं कि उससे मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा। और जो 20 साल आपने बिताया है पार्टी दल जात पात में बिता दिया है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। मैं उसको लेकर के जनता के समर्थन के लिए प्रेरित हूं और उनसे अपना आशीर्वाद मांग रहा हूँ। सर, इलेक्शन के दौरान आप काफी जगह पे गए होंगे जनसंपर्क के लिए। जी। तो चैनपुर का सबसे ज्यादा मेन मुद्दा जो कि आपको लोगों के थ्रू जानने को मिला, वो क्या था? देखिए, चैनपुर विधानसभा में विकास हुआ ही नहीं है। जब से यहाँ सत्ताधारी आए हैं, उनको इतना काफी रुतबा, काफी वर्चस्व, काफी सिस्टम मिल गया सरकार के अधीन, सरकार के माध्यम से, कि वो जनता के बीच नहीं रहे, वो अपने रुतबों के बीच रहे हैं, वो अपने धनार्जन के बीच में रहे, जिसकी वजह से यहाँ जनता विकास से कोसों दूर है। और कुछ विकास हो रहा है तो उसको अधूरा लोग छोड़े, अधूरा इसलिए छोड़े कि ताकि उनके अंदर लालच रहे कि पुनः मुझे मौका दे और तब मैं उसको पूर्ण करूंगा। 4 सालों में आपने पूर्ण नहीं कर पाया, लेकिन जो मौका मांग रहे पुनः जनता से, भोली भाली जनता से, हमारी चैनपुर विधानसभा की जनता से, उनका भी स्टेटमेंट आ रहा है, वो बोलने में फंस जा रहे हैं कि मैं खुद में, एक प्रत्याशी खुद बोलता है कि अधूरे सपने को पूरा करेंगे। आपके 5 साल क्या ज्यादा नहीं थे उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए? 5 साल में अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं? मतलब अभी भी आपने जो कमिटमेंट लेके चुनाव लड़ा था वो अधूरा है, इसलिए आपको जनता चयन नहीं करेगी और नए उम्मीदवार के तौर में युवा और शिक्षित आकाश को चयन करेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारी जनता के प्रति? सबसे पहला स्टेप, मैं शिक्षित हूँ तो मैं शिक्षा को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने का काम करूंगा और शिक्षा के माध्यम से यहाँ की सुंदरीकरण करके, यहाँ के जो बेरोजगार युवा या एडल्ट या एंसेस्टर जो भी हैं, सबको रोजगार देने के लिए अहम पहल करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि चैनपुर विधानसभा एक प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ विधानसभा। जैसे आप लोग जाते हैं ना स्टूडेंट लाइफ में, मसूरी, कुल्लू मनाली और तमाम जैसे लेक पे, हिमाचल प्रदेश, ऐसे तो कहीं उससे कम मेरा चैनपुर विधानसभा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अपने आप में सुसज्जित है। मैं उसको सुंदरीकरण करके, उसको टूरिज्म प्लेस बना करके, भारत की विश्व की सबसे प्राचीनतम मंदिर मां मुंडेश्वरी धाम, जो कि विकास की धारा आज तक उसमें बहा ही नहीं, कुछ उसमें विकास हुआ ही नहीं, मैं उसको विकसित करके, कई ऐसे वाटरफॉल्स है, कई ऐसे मंदिर है, कई ऐसे जगह है जिनको सुसज्जित करके, और मेरे माइंड में सेट है कि यहाँ के आम जनमानस को तमाम रोजगार देने के लिए मैं पहल करूंगा। सर, अभी जैसा आपने बोला कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद टूरिज्म प्लेस को लेकर के, तो अभी हाल फिलहाल में तो हमारे मंत्री जी, हमारे श्री नीतीश कुमार जी यहाँ से आकर के और इको पार्क बना, उसके बाद रोपवे का उन्होंने बिल पास तो कर ही दिया है। तो फिर आप ऐसा क्या नया लाना चाहते हैं अपने स्तर से? देखिए, जो कार्य अभी हमारे विधानसभा में आया है, जो भी पूर्व में हमने बीते कुछ दिनों पहले जो आगाज हुआ है कि यहाँ ये काम होगा, ग्लास ब्रिज बनेगा, यहाँ रोपवे बनेगा, यहाँ स्टेशन बनेगा, इस कार्य को सुनते सुनते मेरी ये अवस्था आ गई। मतलब मैं बहुत जब छोटा था तब से मैं सुनते आ रहा हूँ कि मुंडेश्वरी मंदिर रेलवे स्टेशन आएगा। पता है, आज तक मैंने एक पटरी कहीं नहीं देखा। सिंगल पटरी जैसे गिरता है तो एक विश्वास होता है कि पटरी आया तो यहाँ पे काम होगा, ठीक है। तो वो तब का कमिटमेंट था। और आज भी ग्लास ब्रिज और ये ताम झाम दुनिया भर का जितना यहाँ पे आया हुआ है हमारे विधानसभा में कार्य, वो हमको सिर्फ पेन पेपर पे दिखाई दे रहा है, शिलापट पे दिखाई दे रहा है, धरातल पे कहीं हमको नजर ही नहीं आ रहा है। आप तो बढ़िया से हैं, आप भी सर्च कर सकती हो, जाकर के रिव्यू ले सकती हैं कि जितने भी योजनाएं आई हैं, वो क्या योजना 4 साल पहले नहीं आ सकता था? आज 5वां साल है। जब आप चुनाव के अंतिम में आकर के देने का क्या मतलब है? सत्ता रहा नहीं रहा, आप रहे नहीं रहे, कई योजनाएं ऐसे पूर्व में दमन हो चुकी हैं, हो सकता है इन योजनाओं पे भी दमन हो जाए। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं, माननीय सीएम साहब से कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं थी ये बीते 4 साल पहले भी हो सकते थे। ये चुनाव के टाइम पे करके आप भोली भाली जनता को राह दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सर, बट सिर्फ बना देना इज नॉट अ बिग डील। आपको उसके लिए और भी सारी चीजें करनी पड़ती है। वहां के लोगों के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल पहले कराने होते हैं, वहां की साफ सफाई, बहुत सारी चीजों को भी, तो वहां के मेंटेनेंस को भी देखना पड़ता है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं वही बताना चाहता हूं कि वो कार्य हो जाए तब तो सभी संतुष्ट हैं, लेकिन ये जो अंतिम में जो निर्णय लिया गया है, जो सुंदरीकरण का लास्ट टाइम पे चुनाव जब पिक पे है, जब चुनाव होना, इलेक्शन होना है, तब ये हो रहा है, तो इस बात पे जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है। वो तब स्वीकार करती कि जब पूर्व में आपको जब मिनिस्टर पद या विधायक आपको चुन के भेजा गया था, 1 साल या 2 साल बाद इस कार्य को स्टार्ट किए होते, तो अब तक वहां पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दिखते जहां के कुछ कार्य हो रहे होते। तो उसको करने में और इसको करने में, करने क्या था, कथनी का बहुत है, करनी का अंतर।
कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यहाँ सिर्फ कथनी है, करनी कुछ नहीं है मैडम। क्या गारंटी है कि आप वो चीज करेंगे? हाँ, वो चीज यदि वाकई में उस योजना में रहा और फंड में रहा तो बट ऑब्वियस है वो तो करना ही करना है। मैं आऊंगा या कोई भी आएगा, वो फंड में यथावत बना रहा, उसको कोई हस्तक्षेप जैसे 10-15 साल पहले यहाँ पे तमाम योजनाएं हमारे अधौरा प्रखंड में थी जो कि दमन हो गया, उनका कुछ अता पता ही नहीं चला। रेलवे स्टेशन जैसा जब लालू यादव की सरकार थी, जब वो रेलवे मंत्री थे, तभी आरा से मुंडेश्वरी मंदिर तक का रेलवे स्टेशन यहाँ बनने जा रहा था, रेलवे ट्रैक बेचने जा रहा था, वो भी दमन हो चुका है। तो वो सारी चीजें दब जाती हैं, उसको हम लोग पुनः पुनर्जीवित करके जो अब तक का हमने सर्वे किया है। देखिए ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क ही वर्क होता है, स्मार्ट वर्क। आप तो स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट लाइफ से आपने व्यतीत किया है। स्मार्ट वर्क जो होता है आपका एक एक स्टेप का सर्वे आपके एंड्रॉइड फोन्स में अपने गूगल्स पे पड़े हुए हैं, उनको आप उसके सर्वे के आधार पे भी आप चाहें तो सारे कार्यों को पुनः पुनर्जीवित करके और काम करने का प्रयास कर सकते हैं। फंड्स की बात आपने की अभी यहाँ पे, तो हमारी चुनावी गुफ्तगू की जनता भी ये जानना चाहेगी कि काफी सारे फंड्स पास हुए हैं, काफी सारे स्कीम्स पास हुए हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि बाकी नेताओं की तरह आप अपनी पॉकेट नहीं भरेंगे? देखिए पॉकेट भरने का बात रह गया तो जो एक विधायक की या जो सांसद की जो सैलरी होती है, यदि वाकई में वो दिल से उसको चाहे तो उसकी सैलरी इनफ है उसके लाइफ स्टाइल जीने के लिए। जैसे हमारी मिसेज भी जॉब में है, सीएसएफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट की उनकी जॉब है, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे है, तो वो सारे चीजों जीवन यापन के लिए हमें मतलब सब कुछ मिल चुका है, घर की पैतृक संपत्तियां और बच्चों के पोलन पालन के लिए जो है माता मैडम का सर्विस, घर पे बहुत सारे बिजनेस प्लेटफॉर्म, इन सारी चीजों से मैं परिपूर्ण हूँ। रह की बात पॉकेट भरने की, तो ये थोड़ा बहुत जीवन यापन करने के लिए हो सकता है कि हम लोग भी कुछ उसका जैसे गाड़ी वगैरह चलने के लिए संसाधन हो गए, अपने से जो इष्ट मित्र जुड़े होंगे कुछ विशेष कार्य, ये सब चीजें आम तौर पे की आपने बोला कि सैलरी से लाइफ स्टाइल एक अच्छा जीने का मतलब हो सकता है, तो फिर आप वो जनता के पैसे का कट करके फिर आप गाड़ी खरीद के कहाँ घूमेंगे? नहीं, सैलरी के पैसे से गाड़ी ले सकता है। गाड़ी कौन से आज के टाइम बहुत ज्यादा गाड़ी तो अभी भी मैं गाड़ी से चलता हूँ, आज भी चला हूँ तब भी चलूंगा। अभी है कि आज छोटी गाड़ी होगी तब थोड़ी बड़ी गाड़ी होगी, मजबूरी होगा मेरे साथ 4 लोग और बैठेंगे, मैं उन्हें बैठाने के लिए बड़ी गाड़ी लूंगा, सरकार से गाड़ियां लूंगा, तो वो तो नीड है, दैट इज नीड फॉर अस। मतलब 5 लाख की गाड़ी 50 लाख की सैलरी कैसे मैनेज करेंगे आप? सैलरी 50 लाख की नहीं होगी, सैलरी 5 लाख की गाड़ी 50 लाख की गाड़ी 5 लाख की सैलरी ना, तो उस चीजों को भी आप कैसे मैनेज करेंगे? जैसे हमको जैसा नीड रहा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। जैसे नीड रहा मैं 50 लाख की गाड़ी तो मैं 50 लाख का लूंगा, यदि ऐसा लगेगा कि मेरा 20 लाख में हो जाएगा तो मैं 20 लाख की गाड़ियों से चलूंगा। गाड़ी इज नॉट अ मैटर इज दैट कि हाउ आई हैव एक्सटेंड माय विधानसभा। तो मतलब जनता को भी ये अथॉरिटी दे दिया जाए कि आप भी एक अच्छा विधायक बनने के बाद आप भी गाड़ियों में घूमेंगे? हाँ बिल्कुल, गाड़ियों में घूमना और गाड़ियों में चलना दोनों में बड़ा अंतर होता है। सर अगर उसी गाड़ी के पैसे से अगर आप कुछ जनता के फेवर की बात अगर कर ले तो वो, देखिए गाड़ी एक ऐसा संसाधन होता है, बार बार गाड़ी को मुझे फोकस कर रही है, तो गाड़ी जैसे आदमी कहीं जाता है, कहीं फ्लाइट से आता है, कभी ट्रेन से आता है, तो फ्लाइट से तब हो जाता है जब उसको टाइम उसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कम समय में जल्दी कवर करता है। तो गाड़ी उसी तरह से कम समय में ज्यादा जगहों पे पहुंचने के लिए गाड़ी यूजफुल होता है, जो कि रोड टू रोड हमें चलना होता है। तो गाड़ी इस टॉपिक पे मैं हूँ कि गाड़ी उसके लिए जरूरी है। गाड़ियों का जिक्र करने का मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि मैंने अभी आपका एक ट्रेंडिंग रील्स देखा है जिसमें आप अपने काफिले में काफी हाई फाई लेवल के गाड़ियों का यूज आप करते हैं। तो अगर आप अभी से, जबकि आप विधानसभा के सिर्फ एक प्रत्याशी हैं, आप अभी इस स्टेज पे आप ये सब गाड़ियां यूज कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में भी आप अलग अलग गाड़ियां यूज करेंगे? देखिए बिल्कुल सही है। मैं अभी तो रोड शो में किया था, उसमें बहुत गाड़ियां आई थी, वो सारे मेरे फ्रेंड सर्कल की गाड़ियां थी। और यहाँ की विधानसभा या बिहार में ऐसा मेंटेलिटी होता है कि चुनाव जो लड़ने चलता है उससे सबसे पहले आदमी पूछता है कि आपके पास है क्या, मतलब आप किस वे में कह रहे हैं कि मैं विधानसभा लड़ जाऊं, आपके पास क्या है। तो नहीं कहता हवा कवा दिखाने के लिए। तो कोई ये या जो मेरे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हो, मुझे ये ना समझे कि मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पास भी सारे सिस्टम अपडेट है। इसके वजह से मैंने वो गाड़ियों का काफिला या वो गाड़ियों का, वो सारे मेरे मित्र मंडली के थे, मेरे खुद के नहीं थे। इस वजह से मैंने उस गाड़ी का रोड शो किया और लोगों में बताया कि नहीं, मेरे पास भी सारी व्यवस्थाएं हैं,
मैं चुनाव लड़ने आया तो मैं खाली हाथ नहीं आया, मैं सुसज्जित तरीके से तैयार होके आया। चुनाव लड़ने के लिए पूरी व्यवस्था का होना जरूरी है या फिर एक बोल्ड माइंडसेट जो कि जनता के लिए काम करे? हाँ, ये जरूरी है। जैसे हम लोग शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में आदमी चाहे तो मंदिर से भी कर सकता है, लेकिन देखती है ना पूरा टेंट वेंट लगता है, अच्छे से कैटरिंग वाले आते हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी फूड बनता है, महंगे महंगे लॉन किए जाते हैं, तो वो क्या होता है, शो ऑफ होता है। तो चुनाव लड़ने के लिए भी सेम वही कंडीशन अभी क्रिएट हो रहा है कि लोग उसको, मेरे साथ बहुत सारे मीडिया है, आपके पास है क्या, आप किस बेस पे आप चुनाव लड़ेंगे, बहुत पैसे की जरूरत होती है। मैंने उसको जाहिर करने के लिए कि आप हमें, या जो हमारे प्रतिद्वंदी है, जो प्रत्याशी हैं, हमें ये ना समझे कि हम जो है कि किसी वे से पीछे बैकफुट पे हटेंगे। मैं अपने चीजों को लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी प्रत्याशी हूँ, और हो सकता है कि भीड़ को, जैसे एक आप अकेले रोड पे चलिए, आपको शायद कम लोग देखेंगे, वही आपके साथ जब 10 गाड़ियों का जब कारवा जाएगा तो लोग पूछ रहे थे कि है कौन। तो हो सकता है मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि आकाश है कौन, कहाँ से चुनाव लड़े कौन है, तो इसलिए मैंने एक रोड शो किया। मतलब आज के टाइम में आपके अकॉर्डिंग जो ये इलेक्शन है वो एक शो ऑफ में रह चुका है, मतलब रह गया है। हाँ, ताकि जनता के लिए कुछ करने के लिए, जनता के करने के लिए, जब उसको वो अपना एक प्रचार का माध्यम है। जनता तो गाड़ी नहीं मांगती है ना, जनता ये नहीं कहती कि आप हमारे ये तब है, ये प्रचार के दौरान है, जब मैं चुनाव जीतूंगा तब जनता के बीच सेवा करूंगा, लेकिन प्रचार के लिए एक माध्यम है। तो मतलब आप इलेक्शन अपने जीत के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए नहीं? बिल्कुल, जीतेंगे तभी तो जनता का सेवा करेंगे। अगर आप नहीं जीते तो जनता की सेवा नहीं करेंगे? सदैव करते रहेंगे जनता के बीच से। उसको वो मैं बताया ना कि सिर्फ जनाने के लिए, दिखाने के लिए, क्राउड दिखाने के लिए कि मेरे साथ भी एक समूह है, मेरे पास भी सारी व्यवस्थाएं मौजूद है, मैं चुनाव लड़ सकता हूं, जो कि एक और भी प्रतिनिधियों पर जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था मेरे पास भी खुद का नहीं है, लेकिन मेरे जो फ्रेंड सर्किल है, जो मेरे युवा साथी है, जो मेरी मित्र मंडली है, वो मेरे साथ तमाम हुजूम के साथ किसी भी परिस्थिति में चलने को मेरे साथ तैयार है। ये मैं जनता को दिखाना चाहता था, विधानसभा को दिखाना चाहता था, या फिर प्रत्याशियों को दिखाना चाहता था। चुनाव लड़ने के बाद या फिर चुनाव बीतने के बाद, मैं तो ऐसे भी सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं हर समय समाज में एक्टिव रहता हूँ। ऐसी क्या श्योरिटी आप हमें देंगे जिसके थ्रू हम ये कल्पना कर ले कि आप विधानसभा जीतने के बाद भी हमारे जनता के साथ इतने डाउन टू अर्थ रहेंगे? इसका सबसे बड़ा श्योरिटी है कि यदि मैं किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाता हूँ, तो मैं भी जैसे मैं बोल रहा हूँ दूसरे कैंडिडेट्स को, वैसे भी मैं भी यदि पार्टी का झंडा उठा लूं तो उनमें व्यस्त हो जाऊंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाऊंगा। मैं निर्दलीय रह के विधानसभा में काम करूंगा और अपने जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का काम करूंगा, अपने विधानसभा के विकास हेतु एक एक काम करने के लिए प्रयास करूंगा। आपके जो, मतलब आपने जो बोला उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको काफी कुछ बड़े पार्टी के थ्रू, अगर आपको कुछ अच्छे प्लेस पे आपको कुछ अप्रोच मिलता है, लाइक बीजेपी में चले जाना या फिर कोई बड़े पार्टी में, और वहां पे आपको एक अच्छा प्लेस मिलता है, तो क्या आप वहां पे स्विच करेंगे? बिल्कुल स्विच करेंगे। यदि ऐसा स्थिति आता है कि मुझे स्विच करने से मैं अपने क्षेत्र का, मैं अपने राज्य का, मैं अपने देश का और ज्यादा विकास करना चाहता हूं, तो कोई भी प्रतिनिधित्व करने जब चलता है तो वो टॉप टू बॉटम टू टॉप जाता है हमेशा। तो मैं जब बॉटम से चलूंगा तो टॉप जाने के लिए एक एक प्रयास करूंगा, नो डाउट मैं उसको ज्वाइन करूंगा, लेकिन उस ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने आम जनमानस को, जिस जनता ने मुझे चयन करके भेजा है, जो मेरे ऊपर विश्वास रखा है, मैं उसके विश्वास को घात पहुंचाऊंगा। तो आपने पहले बोला कि आपको इलेक्शन लड़ने से पहले काफी सारी पार्टियों ने अप्रोच किया, बट आपने उनको नहीं ज्वाइन करके आपने निर्दलीय को चुना। हाँ, इसलिए कि अभी की विधानसभा, हमारी जो चैनपुर विधानसभा है, वो पार्टियों से त्रस्त है। मतलब जो पार्टी लड़ रही है यहाँ पे, वो कैंडिडेट्स का जो चयन हो रहा है, वो बदलाव से यहाँ की जनता त्रस्त है। मैं उस त्रस्त की बदहाली परिस्थिति को सुधारने के लिए मैं पार्टी का दामन नहीं थाम रहा हूँ, अभी नहीं थामूंगा। हाँ, जिस पार्टी के माध्यम से ऐसा लगेगा कि मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ अपने विकास के लिए ना, क्षेत्रीय विकास के लिए, तो क्षेत्रीय विकास में यदि कोई इस तरह का मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो विकास करने के लिए मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूंगा। यदि ऐसा लगेगा कि वो भी पार्टी कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में लगेगा, तो मैं उस पार्टी को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं ऐसे ही एक आम जनसेवक की तरह अपने विधानसभा का, जनता का सेवा आपके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये है कि आप जहां से लड़ रहे हैं वहां पे पूर्व जो थे वो भी मंत्री थे, और अभी जो प्रेजेंट में वो भी वहां से एक मंत्री ही लड़ रहे हैं जी। तो इसमें आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ रहा है? देखिए, दोनों मंत्री हैं, पैसे से काफी दोनों लोग मजबूत हैं, और हमको तो लगता है जो भी कैंडिडेट्स लड़ रहे सभी लगभग कहीं से लेकर अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करके लड़ रहे हैं। तो मैं उन सबको फाइट करूंगा या सबको चैलेंज करूंगा इसी आधार पे कि मेरे साथ जो युवाओं का समर्थन है,
एक समय ऐसा आएगा मेरे नॉमिनेशन के बाद कि सभी हुआ एक साथ बोलेंगे कि मैं हूं आकाश, मैं भी आकाश। मतलब सभी लोग आकाश बन के चलने को तैयार हैं। उन युवाओं के सपोर्ट से, उन शिक्षित युवा साथियों के सहयोग से, अपने गार्जियनों के बीच हम जब जाते हैं, उन बातों को रखते हैं, जो सुनते हैं उस फेथ से हमें लगता है कि मैं उनको क्या, मैं किसी को फाइट करके और आगे पिक पे जाके जीत जाऊंगा चुनाव को। बट इसकी तो कोई अभी अथॉरिटी नहीं है ना। मेरी तरफ से श्योरिटी है, जनता की तरफ से श्योरिटी है। जनता मुझे श्योर कर रहा है कि आप चुनाव लड़ो, आप उस लायक हो। मैं जब बोलता हूँ लोग मुझे सुनते हैं, मैं अपनी बातों को रखता हूँ, समझते हैं और मुझे अप्रोच करते हैं। कि अभी मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग हमें फोन करके ये बोलते हैं कि आपको किसी प्रकार की धमकी या किसी प्रकार का लालच आएगा तो आप बैक मत जाना, आप किसी भी परिस्थिति में चुनाव जरूर लड़ना। मैं उनको इस चैनल के माध्यम से संतुष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी भी परिस्थिति में या मेरे कोई भी परिस्थिति में चुनाव लड़ूंगा। ये मतलब बिहार में अभी भी कहीं ना मतलब बिहार में अभी भी कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि कोई प्रत्याशी खड़ा है तो उसको लोग दबाने के लिए ऊपर से कॉल्स करते हैं और उनकी भी जान पे बनी रहती है। देखिए, प्रत्याशी का कॉल नहीं आता, वो उसके अंदर डर होता है। अभी कॉल रिकॉर्डिंग का जमाना है, लेकिन थर्ड पर्सन जरूर एक बार सूचित करता है, ये आप क्या कर रहे हैं, आपसे अच्छा संबंध है, क्यों लड़ गए, आपको अभी नहीं लड़ना चाहिए था, आपको समय देना चाहिए था, आपका तो अच्छा संबंध था, चाहे सोच समझ के लड़िए। तो ये कभी डरावनी बातें, कभी भयावह बातें, कभी समझाने की बातें मेरे पास आती हैं। लेकिन एक बार, ये तो लोकतंत्र है, सभी को लड़ने का अधिकार है। तो मैं जब माइंड सेट किया हूं कि मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, या वो परिस्थिति कोई भी है, चुनाव लड़ना है। आपके अंदर ये आया कहाँ से कि आपको चुनाव लड़ना ही चाहिए? जब मैं पढ़ाई करके गांव में आता था तो काफी समय छुट्टी जब भी होता था हम गांव ही भाग के आते हैं। आज भी हम लोग का सर्विस में जब मैडम थी तो हम लोग छुट्टी होते तो घर ही भाग के आते हैं। तो जब यहाँ पे आते हैं, जो आम जनमानस की हम लोग स्थिति देखते हैं, अभी भी मतलब कब मुंह से तो नहीं गए, भिखारी अभी भी हम लोग को दिखते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। तो लगता है पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं जो आवाज से वंचित है। हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में पिकनिक करने जाते हैं आरओ का पानी लेकर के, और वहां लोग चुआड़ का पानी पीते हैं। चुआड़ आप जानती हैं? जो पहाड़ी क्षेत्रों में पानी का एक हब होता है, कंटेन होता है उसमें पानी, और उसको लोग स्टॉक करके उसी को लंबे समय तक पीते, क्योंकि उनके पास पानी का कोई व्यवस्था नहीं होती। देश कहां से कहां चला गया भारत देश हमारा, लेकिन आज भी आम जनमानस इस विधानसभा की चुआड़ की पानी यदि पीती है, रोग ग्रसित पानी पीती है, उसको देख के एक दर्द सा उठता है कि नहीं, इस बदहाल परिस्थिति को सुधारने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। अपने विधानसभा के बदहाली परिस्थिति को सुधारने के लिए एक पहल करना चाहिए। उसमें हम और हमारी पूरी टीम, मैं अकेले नहीं हूं। आप मुझे ये गेस कर रही हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ा हूं, तो हमारे पीछे हमारी पूरी टीम है, और वो टीम लीडिंग से लेकर के टीम वर्किंग से लेकर के सब एक अच्छे शिक्षा की पद्धति को ग्रहण करके रखे हुए हैं, और सबके लाइन गाइड के आधार पर हम लोग इस चुनाव का एक एक स्टेप चलने का काम करते हैं। या रोड शो हो, या जनता के बीच क्या करना है, हम लोग को विकास कैसे करना है, हम लोग चुनाव कैसे जीते, चुनाव कैसे सेफ रहे चुनाव में अपने आप को, ये सब कुछ का हम लोग एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्योंकि नहीं पता, हम लोग शिक्षित है, टीम भी जो है पूरी एजुकेटेड टीम है, युवा साथी भी जो है काफी हेल्पफुल होते हैं। तो उन सब के मदद से चुनाव को मैं फाइट करने के लिए दावेदारी करता हूँ। हॉस्पिटल्स को लेकर के आपका क्या मानना है? लाइक हॉस्पिटल्स बहुत कुव्यवस्थाएं पड़ी हुई हैं। हॉस्पिटल्स में जाइए ना, यहाँ पे जानते हैं डॉक्टर क्या जानते हैं, आप जाइए डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स तो मिलेंगे नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी स्टाफ बैठा होगा वो आपके पैड पे बस एक ही चीज लिखेगा कि रेफर टू हायर सेंटर। इसके अलावा यहाँ की टीम जो है कुछ नहीं जानती। रेफर टू हायर सेंटर या प्रखंड स्तरीय अस्पताल हो, मैं अपने जिले के भी अस्पताल की बात बता रहा हूँ कि बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लोग बैठे हैं लिखने के रेफर टू हायर सेंटर, किसी केस को हैंडल करने का प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर्स टीम उस तरह की नहीं हो। तो हॉस्पिटल बने, नो डाउट, हॉस्पिटल पेन पेपर पे है, बिल्डिंग्स में है, सामने दिखाई भी दे रहा सुंदर सुंदर हॉस्पिटल, लेकिन उसकी अंदर की व्यवस्थाएं जो नहीं है। हो सकता है डॉक्टर लोग आते हो यहाँ की व्यवस्था देके भाग जाते हो लिख करके जो कुछ भी, उन सब चीजों को हम लोग सुधार करने के लिए तो उन हॉस्पिटल्स के लिए आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप उन हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज आप और सबसे पहले डॉक्टर्स टीम प्रोवाइड कराना, और अच्छी डॉक्टर की टीम जो कि केसेस को एटलीस्ट फर्स्ट एड वहां पे दे दे, और जो जंगली क्षेत्रों में ज्यादातर किसी को सर काट देना, किसी को चोट लग जाना, जो मेजर है, मतलब जो मेजर केसेस हैं उनके लिए पहले व्यवस्थाएं तो कर देंगे, ये नहीं कर सकते।
ऑलराइट, तो अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ वन वर्ड या फिर आप बस एक वन वर्ड में या फिर हाँ या ना में आप उसका जवाब देना, ठीक है? sure. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जामा खां या ब्रिज किशोर कौन है बेस्ट दोनों में से? कोई नहीं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपको पार्टी चूज करना हो तो कौन सी पार्टी को आप चूज करेंगे, बीएसपी, बीजेपी या आरजेडी? बीजेपी। ओके, थर्ड क्वेश्चन, बेस्ट सीएम ऑफ बिहार, पीके, नीतीश या फिर तेजस्वी? तीनों में से कोई नहीं। फोर्थ, बिहार में वोट चोरी मुद्दा है कि नहीं? वोट चोरी मुद्दा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ईवीएम हैक होता है, यस और नो? नो। छठा है, जनता के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू आपका बहुमूल्य समय के लिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट्स और मिलते हैं एक ऐसे ही तड़कते भड़कते एपिसोड के साथ।